जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे नागलोक के राजा बासिक की कहानी का अगला भाग। जैसे कि आपने पीछे की कहानी में सुना कि नागलोक के राजा बासिक और पृथ्वीलोक के राजा वासुकी दोनों दोस्त बन गए थे और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अपने आने वाली संतानों का रिश्ता तय कर दिया। और फिर राजा बासिक ने अपना वादा तोड़ते हुए राजा वासुकी के साथ छल किया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। अब आगे की कहानी शुरू होती है। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पुस्तक लेकर और उस बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा बासिक के दरबार की ओर चल दिए। दरबार का समय हुआ और चौपाल पर जैसे ही बुजुर्ग पंडित ने समझाया था उसी प्रकार सारे पंडित उसके पीछे बैठ गए। बुजुर्ग पंडित सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसीलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठा दिया गया। अब जैसे ही राजा बासिक दरबार में उपस्थित हुए तो सारे पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया और फिर राजा बासिक बोले कि हाँ तो पुरोहितों, हमें बताइए, आपने अपनी विद्या से क्या ज्ञात किया? हमें कौन सा रोग हुआ है और इस रोग के होने का क्या कारण है? तो बुजुर्ग पंडित ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, हमें आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपको कोढ़ नामक रोग हो गया है, जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। तो राजा बासिक आश्चर्यचकित हुए बोले कि कहानी? कौन सी कहानी? तो बुजुर्ग पंडित राजा की बात सुनकर हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज, गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ विवाह करने का विचार मन में किया है, इसीलिए आपको इस भयंकर रोग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो इतना सुनते ही राजा बासिक को गुस्सा आ गया और वो बोले कि ठहर जाओ पंडित, अगर आपने अगला शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं फांसी की सजा का हुक्म देने में एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा। यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो राजा की बात सुनकर बुजुर्ग पंडित बोला कि गलती माफ करो महाराज, लेकिन यही सत्य है और इस सत्य से आप दूर नहीं भाग सकते। तो पंडित की बात सुनकर राजा ने कहा कि मूर्ख पंडित, यह तो सारा नागलोक जानता है कि हमारे कोई पुत्री नहीं है। तो राजा की बात सुनकर पंडित ने कहा कि क्षमा करें महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल आपकी महारानी दे सकती है। और हाँ महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि यह रत्ती भर भी गलत नहीं है। पंडित की बात अब राजा को धीरे धीरे समझ में आने लगी। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। पुरोहितों की सारी बात सुनने के बाद राजा बोले कि तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पंडित ने कहा कि महाराज, आप अपनी जिस पुत्री को नकार रहे हैं केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वीलोक की यात्रा करनी होगी, जहाँ एक जालरा नामक कुआं है। यदि राजकुमारी उस कुएं से एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा कर लें, आपका यह रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि नागलोक पर इसका कोई भी उपचार नहीं है। तो पंडित की बात सुनकर राजा बासिक के दिमाग में अचानक से कोई विचार आया और वह खड़े होकर महल की ओर चल दिए। वहां जाकर रानी से बोले कि महारानी, हम जो आपसे पूछेंगे उसका आप हमें सही सही जवाब देना, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा के मुख से ऐसे कड़वे वचन सुनकर रानी घबराने लगी। रानी के मन में एकदम से वही बात आई कि कहीं राजा को राजकुमारी के बारे में तो पता नहीं चल गया। तो रानी ने घबराते हुए कहा कि कहिए महाराज, आपको क्या पूछना है? तो राजा ने कहा कि रानी, क्या हमारे कोई पुत्री है? तो राजा के इतना पूछते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराते हुए बोली कि थी महाराज, किंतु आपने उसे जन्म लेते ही मरवा दिया। क्या आप यह भूल गए? तो राजा ने कहा कि रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो परिणाम बुरा होगा। हमें अभी अभी इस बात की सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है और आप तो जानती हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी झूठ नहीं बोलते।
इसीलिए सत्य क्या है, हमें बता दीजिए। तो रानी शांत होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि रानी ने जरूर उसके खिलाफ एक साजिश रची थी। तो इस तरह रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक ने कहा कि महारानी, हमने आपसे कुछ पूछा है और हम उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। हमें सच सच बताओ कि बात क्या है। तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं आपको इसका कोई भी जवाब नहीं दूंगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं या मुझे कोई और सजा दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। तो रानी के मुंह से ये बात सुनते ही राजा बासिक की आंखों से आंसू बहने लगे और राजा बोले कि रानी, भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूँ। मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है। महारानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई है तो कृपया करके हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगी। ऐसा कहकर राजा बासिक ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी वार्ता रानी को बता दी। तो रानी ने कहा कि महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो, क्योंकि हे राजन, मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने दूंगी। तो रानी की बात सुनकर राजा बासिक ने कहा कि रानी, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको और आपका साथ देने वाले किसी को भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखेंगे। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, पर पहले आप मुझे वचन दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको सारी बात बताऊंगी। क्योंकि पहले के समय में एक वचन का बहुत ही बड़ा मोल होता था। अगर कोई उस वचन को तोड़ता था या उस वचन से मुकरता था तो वह बहुत ही भयंकर कष्टों से घिर जाता था। इसीलिए पहले के लोग अपनी बातों से कभी नहीं पलटते थे। तो रानी के वचन की बात सुनकर राजा बासिक ने कहा कि आका चूकूं, बांका चूकूं, तेरा वचन चूकूं तो धोबी के कुंड में कंकर होकर सूखूं। पहले के समय में यह मंत्र के रूप में एक वचन होता था। तो यह राजा बासिक ने रानी को कहा, जिसे सुनकर रानी ने कहा कि ठीक है महाराज। और फिर रानी ने शीला सेठानी, रतन सेठ, बांदी और खुद चारों ने मिलकर जो योजना बनाई थी वो सारी राजा को सुना डाली और कहा कि आज हमारी राजकुमारी 18 वर्ष की हो चुकी है और वो मेरी सहेली शीला सेठानी की हवेली में रहती है। रानी की सारी बात सुनने के बाद में राजा सोच में पड़ गई और अपने माथे पर थप्पी मारकर कहने लगे, यानी हमारे पंडित बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर राजा को वह दृश्य याद आ गया जब वे रतन सेठ की हवेली के आगे से गुजर रहे थे और रतन सेठ की हवेली की छत पर एक खूबसूरत कन्या अपने बाल सुखा रही थी। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजा बासिक की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए खुश होते हुए रानी से पूछा कि रानी, आपने हमारी राजकुमारी का नाम तो बताया ही नहीं। तो रानी ने कहा कि महाराज, पंडितों ने उसका नाम निहालदे रखा है। तो राजा ने नाम सुनकर कहा कि वाह, क्या बात है, जैसी सुंदर हमारी राजकुमारी है उतना ही सुंदर उसका नाम है। और फिर राजा बासिक ने अपने वचन अनुसार ढोल नगाड़ों व बैंड बाजों के साथ राजकुमारी और सेठ सेठानी का महल में भव्य स्वागत किया। नागलोक में खूब खुशियां मनाई गई, भाव व अभिवादन किए गए। शीला व रतन सेठ का खूब आदर सत्कार किया गया। रानी अपनी बेटी निहालदे पर खूब लाड प्यार जता रही थी। इस तरह नागलोक में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई थी। और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारीक के दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पारीक पंडितों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारा परीक्षित 18 वर्ष का हो चुका है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो राजा की बात सुनकर एक पंडित ने अपनी राय देते हुए कहा कि महाराज, हमारे विचार से तो वह वक्त आ चुका है, अब हमें राजकुमार परीक्षित को सारी बातें बता देनी चाहिए। राजा पारीक भी इस निर्णय से सहमत हुए और राजकुमार परीक्षित को सभा में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद में राजकुमार परीक्षित सभा में उपस्थित हो गए और राजा पारीक
पुरोहितों और मंत्रियों का अभिवादन करते हुए अपने आसन पर बैठ गए और फिर राजा से बोले कि कहिए महाराज, सभा में याद करने का क्या कारण है। तो अपने पुत्र की बात सुनकर राजा पारीक बोले कि पुत्र, हमें काफी समय से आपको एक बात बतानी थी, किंतु हम सही समय का इंतजार कर रहे थे और अब हमें लगता है कि आज वह सही समय आ गया है, इसीलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। तो राजा की बात सुनकर परीक्षित ने कहा कि अवश्य पिताजी महाराज, कहिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा। तो फिर राजा पारीक ने राजकुमार परीक्षित को नागलोक के राजा बासिक से हुई मुलाकात और उसके बीच हुए वादों की सारी बात बता दी और ये भी बताया कि राजा बासिक कैसे अपने वादे से मुकर गए, किंतु हमें तो वही पुत्र वधू चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में लोग हम पर हंसे और हमें ताना दें कि राजा पारीक नागलोक वालों से डर गया, इसीलिए अपने राजकुमार की शादी और कहीं कर दी। इसीलिए पुत्र, अब वह समय आ गया है जब आप हमारी पुत्र वधू को अपने महल में लेकर आएं। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर चले गए। तो राजा पारीक के वहां से जाने के बाद में राजकुमार ने पंडितों से आग्रह किया और बोले कि कृपया करके आप हमें बताइए कि मैं राजकुमारी को नागलोक से कैसे ला सकता हूँ। तो एक पंडित ने कहा कि राजकुमार, राजा बासिक को एक कोढ़ नामक रोग हो गया है, जिसकी असहनीय पीड़ा उनसे सही नहीं जा रही। समस्त नागलोक के ज्ञानी वेद हकीम उसका इलाज कर रहे हैं, परंतु उसका इलाज नहीं हो रहा। राजा बासिक केवल तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब राजकुमारी निहालदे पृथ्वी लोक पर जालरा नामक कुएं से एक मटकी पानी ले जाकर अपने पिता को स्नान कराएं, अन्यथा वे इस रोग से कभी भी निजात नहीं पा सकते। और यही वह क्षण है जब राजकुमारी पृथ्वी लोक पर पानी भरने आएंगी। वहां से आप राजकुमारी को राजी राजी ना तो गैर राजी ला सकते हैं। और हाँ, आप गलती से भी नागलोक जाने का निर्णय मत करना, क्योंकि वहां एक बलधारी नाग योद्धा है जो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। तो राजकुमार ने पंडितों की बात सुनकर कहा कि मैं किसी स्त्री के साथ अप्रिय व्यवहार नहीं कर सकता, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। मैं बलपूर्वक निहालदे को नहीं लेकर आऊँगा, परंतु मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। अब आगे का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। और पिताजी से भी कह दीजिएगा कि हम उनकी पुत्र वधू को साथ लेकर ही लौटेंगे। इतना कहकर राजकुमार दूसरी सुबह अपनी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेकर जालरा नामक कुएं पर पहुंच गए और वहीं पर अपना तंबू लगाकर डेरा डाल दिया और निहालदे का इंतजार करने लगे। और उधर नागलोक में सारा स्वागत सत्कार संपन्न होने के बाद में राजा बासिक राजकुमारी निहालदे के सामने एक भिक्षुक की भांति धरती पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पुत्री, अनजाने में हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, जिसकी हमें बहुत ही भयंकर सजा मिल रही है। कृपया करके आप हमारी गलतियों को क्षमा कर दो पुत्री, और हमें इस रोग से निजात दिलाने में हमारी सहायता करो। अब हमसे यह असहनीय पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। पिता चाहे कितना भी क्रूर या निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन बेटी के लिए बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजकुमारी निहालदे एक साफ और निर्मल हृदय की लड़की थी। वह अपने पिताजी को इस हाल में देखकर रोने लगी और वो अपने पिता के गलते हुए शरीर को और उसमें उत्पन्न अत्यधिक पीड़ा को देखकर बहुत ही दुखी हो उठी और उसने अपने पिता को इस रोग से निजात दिलाने के लिए हर कठिन से कठिन कार्य को करने की ठान ली और अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, आप निसंकोच होकर कहिए, मैं आपको इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए विकट से विकट परिस्थितियों से टकरा सकती हूँ। तो राजा अपनी पुत्री के मुख से ऐसे शब्द सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वे इस बात से खुश थे कि आज भी उनकी पुत्री उनसे किसी बात का बैर भाव नहीं रखती, जबकि राजा ने तो बचपन में ही अपनी पुत्री की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयत्न किया था। तो राजा बासिक बोले कि हे बेटी, यदि आप हमें इस पीड़ा से निजात दिलाना चाहती हो तो आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। वहां पर एक जालरा नामक कुआं है, उस कुएं से एक मटकी पानी की भरकर लानी है और हमें उस पानी से नहलाना है। आपके ऐसा करते ही हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। किंतु पुत्री, आपको यह कार्य बहुत ही समझदारी और चालाकी से करना होगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ऐसे कई मानव हैं
जो हमारे दुश्मन बनकर बैठे हैं और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी मनुष्य के संपर्क में मत आना, और यदि आपसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो आप यह मत भूलना कि आप एक नागकन्या है और उसे डसकर उसकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर देना। राजा की बात सुनकर निहालदे ने कहा कि आखिर क्यों पिताजी, मनुष्य हमसे दुश्मनी का बैर क्यों रखते हैं? तो निहालदे की बात सुनकर राजा बासिक बोले कि पुत्री, बात उस समय की है जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। हम एक बार पृथ्वीलोक पर शिकार खेलने गए थे और वहीं पर पृथ्वीलोक के राजा पारिक भी शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। और फिर राजा बासिक ने वह पूरी कहानी निहालदे को सुना दी। जो मुलाकात राजा पारिक से हुई और पूरी कहानी सुनाने के बाद वो बोले कि पुत्री, अब राजा पारिक और पृथ्वीलोक के वासी हम सभी के दुश्मन बनकर बैठे हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप किसी मनुष्य के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि वो तो जिद करके बैठे हैं कि हमने तो परीक्षित की सगाई निहालदे से कर दी और अब हम वही राजकुमारी ब्याह कर लाएंगे, किंतु हम आपकी शादी पृथ्वीलोक के मनुष्य के साथ कभी नहीं कर सकते। तो अपने पिताजी की सारी बात सुनकर निहालदे ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वही होगा। मैं कल सुबह होते ही पृथ्वीलोक के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूंगी। तो राजा बासिक ने अपनी पुत्री की बात सुनकर चैन की सांस लेते हुए अपनी पुत्री निहालदे को सीने से लगा लिया। और अगले दिन सुबह निहालदे ने मटका उठाया और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। जैसे ही निहालदे पृथ्वीलोक के जहलरा कुएं पर पहुंची तो देखती है कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार कुएं की मुंडेर पर बैठा है। वह किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु वह राजकुमारी की तरफ इतनी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था कि उसे देखते ही राजकुमारी को अपने पिता की सारी कहानी याद आने लगी, इंसानों से दुश्मनी की कहानी। और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं यह वही राजकुमार तो नहीं जिसकी सगाई हमसे कर दी गई थी जब हमने जन्म भी नहीं लिया था। किंतु जो भी हो, राजकुमार परीक्षित को देखकर राजकुमारी निहालदे का चेहरा खिल उठा। राजकुमार परीक्षित पहले ही नजरों में निहालदे के मन में समा गया। कुछ ऐसा ही हाल राजकुमार परीक्षित का भी था। वे पहले ही नजरों में निहालदे पर फिदा हो गए और निहालदे से गहरा प्रेम करने लगे और सोचने लगे कि हो ना हो यही मेरी निहालदे है, यही मेरी महलों की महारानी है, यही मेरी जीवन संगिनी है। दोनों के मिलने से पृथ्वीलोक का मौसम सुहाना होने लगा। शाम का समय था, चारों तरफ ललीमा छाई थी और दोनों एक दूसरे को लगातार निहारे जा रहे थे। तभी अचानक निहालदे ने अपनी रस्सी मटकी से बांधी और कुएं से पानी निकालने लगी और पानी से मटकी भरकर उठाकर चलने लगी। तो परीक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि यदि हम गलत नहीं हैं तो आप नागलोक के राजा बासिक की पुत्री निहालदे हैं। तो राजकुमार की बात सुनकर निहालदे बोले कि देखिए राजकुमार, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। शायद आपको पता नहीं कि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है, इसीलिए हमें पानी लेकर तुरंत नागलोक पहुंचना होगा। तो निहालदे की बात सुनकर राजकुमार बोला कि राजकुमारी, हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे, किंतु जाने से पहले आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो राजकुमार की बात सुनकर निहालदे बोली कि राजकुमार बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि आखिर आपके पिता ने हमारे पिता से वादा खिलाफी क्यों की? आखिर उन्होंने ऐसे वादे क्यों किए जो वादे उन्हें तोड़ने ही थे? राजा बासिक को ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वीलोक पर अपनी पुत्री की शादी करने से उनका मस्तक झुक जाएगा? हम नहीं जानते आपके पिताजी ने हमारे पिताजी के साथ वादा खिलाफी क्यों की, किंतु हम अपनी बात पर अडिग हैं और हम पृथ्वीलोक के लोगों को यह कहने का मौका कभी भी नहीं देंगे कि राजा पारिक और राजकुमार नागलोक से डर गए, इसीलिए राजकुमारी निहालदे से शादी नहीं कर सकी। इसीलिए राजकुमारी, कृपया करके हमारे साथ चलने का निर्णय लें, हम आपको अपने पलकों पर बैठाकर रखेंगे। राजकुमार की सारी बातें सुनकर निहालदे को अपनी बचपन की कहानी याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली कि राजकुमार, हम मजबूर हैं,
हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो जानते हैं, चाहे नागलोक हो या पृथ्वीलोक हो, हमें फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक कन्या हैं और हमारी तो जान भी बड़ी मुश्किल से बची थी, नहीं तो हम कब के मर चुके थे। अगर हमारी माँ को हम पर दया नहीं आती तो आज हम जिंदा नहीं होते। तो यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए। आपको वे सभी अधिकार देंगे जो नागलोक ने आपसे छीने हैं। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार, अभी तो मुझे नागलोक जाना होगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी से वादा करके आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें इस पीड़ा से निजात दिलाकर ही रहूंगी। और अब मैं अपने पिता की तरह उनसे वादा खिलाफी नहीं करना चाहती, जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने पिताजी को रोग से निजात दिलाकर मैं आपके पास वापस जरूर लौटूंगी। तो यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि राजा बासिक और नागलोक के वासी इतनी आसानी से आपको हमारे पास आने देंगे? तो निहालदे ने कहा कि राजकुमार, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर लौटूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर वार्ता समाप्त होने के बाद दोनों ने आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को विदा किया और चलते हुए निहालदे बोली कि राजकुमार, मेरा इंतजार करना, मैं वापस यहीं पर लौटूंगी। और यह कहकर निहालदे पानी की मटकी लेकर नागलोक चली गई। इस कहानी को आज यहीं पर विराम देते हैं और कल की वीडियो में जानेंगे कि क्या राजकुमारी निहालदे वापस लौटेंगी या फिर पानी लेकर जाना एक बहाना था। जिस राजकुमारी निहालदे पर राजकुमार परीक्षित आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे, क्या वो लौट कर आएंगी? जब राजा बासिक को इस बात का पता चलेगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या उसे राजी खुशी विदा कर देंगे या फिर शुरुआत होगी एक भयंकर युद्ध की? यह जानने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कहानी को पूरा और लगातार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके आप यह जरूर बताना कि आपको यह भाग कैसा लगा और आने वाली वीडियो का कितना बेसब्री से इंतजार है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।